तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि समीकरण क्या होता है। हम लोगों ने समीकरण का हल भी सीखा कि किस तरीके से हम लोग तराजू वाले मेथड से समीकरण को हल करेंगे, उनको किस तरीके से हम लोग कथन यानी स्टेटमेंट में बदलेंगे। वैसे सारी फसाद की जड़ उत्पन्न हुई थी, कहाँ से पैदा हुई थी? अगर आप ध्यान देंगे वीडियो के शुरू में, तो सारी फसाद की जड़ स्टेटमेंट से ही चालू हुई थी। मैथमेटिकली स्टेटमेंट को ही हम लोग इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारा चैप्टर था रेखीय समीकरण। तो समीकरण के बारे में हम लोग अच्छे से जान चुके हैं। तो जब हम लोग समीकरण के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, तब आइए रेखीय समीकरण क्या होता है इस पर थोड़ा चर्चा की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। अब जरा समझिएगा, ऐसा समीकरण मतलब कोई आपको हम ढेर सारे समीकरण दे दे, तो आपको उसमें देखना होगा कि किस समीकरण में चर की सबसे बड़ी घात एक है, अधिकतम घात क्या है, एक है। अगर ऐसा कोई आपको समीकरण मिल जाता है जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है, तो वो आपका रेखीय समीकरण कहलाएगा। और रेखीय समीकरण को हम लोग रैखिक समीकरण भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम होता है लीनियर इक्वेशन। क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। तो आइए हम आपको इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक होती है, एक होती है, रेखीय समीकरण कहलाता है। रेखीय समीकरण। अच्छा, समी के आगे जीरो कर देते हैं, इसका मतलब समीकरण है, पूरा लंबा ना लिखना पड़ेगा। समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब जरा सुनिएगा, हम कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं और आपको ये बताना है कि वो रेखीय समीकरण है कि नहीं। तो चलिए कुछ एग्जांपल के थ्रू इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जांपल है, तो पहला एग्जांपल ही ले लेते हैं, 2 × 3 = 6, ठीक है। और बात करें x + 7 = 3x + 8, ठीक है। और बात कर दें तो 2 × 3 = 5, ठीक है। एक समीकरण x² + 2x + 7 = 3x + 8, ठीक है। अब एक और आपके लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, x + 6 = 9, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, आप बता पाएंगे क्या इसमें कौन रेखीय समीकरण है और कौन रेखीय समीकरण नहीं है? तो पहले वाले की बात कीजिए, पहले वाले को पकड़िए और बताइए क्या रेखीय समीकरण है। तो जवाब है ये रेखीय समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने बताया था समीकरण वो तभी होगा जब दोनों पक्षों में एक पक्ष में चर से युक्त व्यंजक होगा। कोई ना कोई चर उपस्थित होना चाहिए, x, y, z या ABCD में कोई भी एक होना चाहिए। तो इसमें तो कोई नहीं है, ये अंकगणितीय समीका है, लेकिन ये समीकरण नहीं है, ठीक है। जब समीकरण ही नहीं है तो रेखीय समीकरण की आप क्या बात करेंगे? भाई अंडा होगा तब तो आप आमलेट की बात करेंगे। अंडा नहीं है और आमलेट की कल्पना चली जा रही है, तो फिर ऐसा संभव नहीं है। पहले इसको समीकरण होना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें चर युक्त व्यंजक है और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? आप देखिए, सबसे बड़ी घात चर की एक है ना, इसके अलावा और कोई नहीं है ना। तो ये आपका क्या है? ये आपका रेखीय समीकरण है। ये आपका रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण है। अब आइए नेक्स्ट वाले पे आइए। इसमें भी सेम कहानी है। जब x y नहीं है तो आप समीकरण के श्रेणी में उसको नहीं ले पाएंगे। जब वो समीकरण ही नहीं है तो रेखीय समीकरण की क्या बात होगी? तो ये समीकरण ही नहीं है। जब समीकरण नहीं है तो रेखीय समीकरण होना असंभव है। समीकरण नहीं है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें चर की घात क्या है? अगर आप चर को ध्यान से नोटिस करेंगे तो चर की घात यहाँ एक भी है, जिसके ऊपर कोई घात नहीं होती उसके ऊपर एक माना जाता है, और 2 भी है। लेकिन हमने क्या बताया था, यहाँ आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तभी आप इसको रेखीय समीकरण में कंसीडर करेंगे। तो अगर आप कहें कि एक घात उपस्थित, तो हाँ एक उपस्थित है, नो डाउट एक उपस्थित है, लेकिन सबसे बड़ी घात कौन सी है भैया? सॉरी
तो सबसे बड़ी घात जो है वो 2 है। तो ये रेखीय समीकरण ना होके ये समीकरण तो है, दो ये समीकरण तो है, ये कैसा समीकरण है, इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण हो गया। कैसा समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें बात करिए, ये भी रेखीय समीकरण, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये रेखीय समीकरण क्या है? रेखीय समीकरण। ठीक है, अब भैया हम जान गए समीकरण क्या होता है, वे तो पहले ही जान गए थे, और जान गए रेखीय समीकरण क्या होता है, जो कि हमारा चैप्टर था। अब हम लोग रेखीय समीकरण को हल करने की विधि सीखेंगे। तो पहली विधि हम लोग सीखेंगे रेखीय समीकरण को हल करने की त्रुटि एवं प्रयत्न विधि, ट्रायल एंड एरर मेथड हम लोग कहते हैं इसको। प्रयत्न विधि मतलब इसमें गलतियों से सीखकर हम इसमें इस विधि को करते हैं। वैसे ये विधि ज्यादा कारगर नहीं होती, मैं इस विधि को ज्यादा उपयुक्त नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि ये विधि बहुत उबाऊ होती है और बहुत ज्यादा समय लेती है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है तो सीखना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखते हैं, जैसे एक समीकरण हम ले लेते हैं x + 3 = 9, और एक समीकरण हम लोग ले लेते हैं x + 7 = 3। ठीक है, ये दो समीकरण लिए। अब इसको हम लोग त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम पहले वाले का नंबर लगाते हैं। तो समीकरण नंबर 1 की आप बात करिए, समीकरण नंबर 1 की आप बात करिए। तो इसकी जब आप बात करेंगे तो आप जब भी आप इस मेथड का पालन करेंगे ना, तो इस मेथड में सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी। क्या करना होगा? एक टेबल बनानी। तो जब आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ मान देने होंगे। मैं बताता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना होगा x का मान, और यहाँ पर आप लिखेंगे बायां पक्ष, और बायां पक्ष यहाँ क्या है? x + 3, और फिर यहाँ पर दायां पक्ष, दायां पक्ष यहाँ होगा, दायां पक्ष। अब इसको कह सकते हैं लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहना हो तो यहाँ पर आप इनको थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से। अब देखिए, तो सबसे पहले आप सोचेंगे, इसमें आपको तो कंफर्म नहीं है कि x को क्या वैल्यू दे दें, तो सबसे पहले आप x को यहाँ एक वैल्यू दे दीजिए। तो जब आप x को एक वैल्यू देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 + 3 = 4। ठीक है, लेकिन दायां पक्ष अगर आप बात करें 9, तो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, लेकिन 9 आया नहीं। तो अभी भी तो हम ये कह सकते हैं अभी x का मान हम 1 नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा मान लेना होगा जिससे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाए, तभी वो समीकरण को संतुष्ट करेगा और उस समीकरण का वो हल होगा। ठीक है, अब आप जब 2 रखोगे, तो जब आप 2 रखे तो ये 2 - 3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, 2 - 3 5 हो गया, अभी भी नहीं हुआ ये। ठीक है, अब जब आप 3 रखोगे तो 3 रखकर आप चेक करो, लेकिन आना कितना चाहिए? 9 आना चाहिए, अभी भी नहीं आया। ठीक है, 3 रखकर देखो, 3 = 3 कितना हो गया? 6, लेकिन आना कितना चाहिए? 9। कितना आना चाहिए? 9। तो अब हम 4 रखकर चेक करें, हम आपके लिए चेक कर दे रहे हैं। तो ये 4 - 3 अभी भी हमारा काम नहीं बना, क्योंकि 7 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। 4 तक हम रख लिए हैं। ठीक है, अब 5 रखकर देखते हैं। 5 रखें तो जब हम x का मान 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5 - 3 = 8। तो अभी भी नहीं आया 9। अब जब 6 रखेंगे तो हो जाएगा 6 - 3 = 9। तो जैसे ही हमने x का मान 6 रखा, क्या रखा? 6 रखा, तो ये क्या हो गया? समीकरण संतुष्ट हो गया। तो यही x का मान क्या होगा? इस समीकरण का हल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप बताएंगे इनको इस विधि में
कि x बराबर 6 समीकरण को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब कैसे, जैसे ही हमने x बराबर 6 रखा तो देखिए आप दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो गया ना, इसका मतलब वो उसको संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। अर्थात x बराबर 6 समीकरण का हल है। क्या है, समीकरण का हल है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन की बात। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो समीकरण नंबर 2 दूसरा लेंगे हम लोग, दूसरे नंबर क्वेश्चन लेंगे। तो हमारा समीकरण क्या है भैया, हम आप ही से पूछ रहे हैं, हमारा समीकरण क्या है। हमारा समीकरण है x + 7 = 3। ठीक है, अब जरा सोचिए, फिर वही कहानी होगी, हम लोग फिर से ऐसे टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग तरीके से टेबल बनाएंगे, यहाँ हम लोग रखेंगे x का मान, यहाँ पर हम लोग रखेंगे बायां पक्ष। अब बायां पक्ष यहाँ क्या है, आप इस बताइए बायां पक्ष क्या है, x + 7 है। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे दायां पक्ष, यहाँ दायां पक्ष क्या है, 3 है, तो दायां पक्ष क्या है, 3 है। तो ये अब आप सुनिए, दिमागी प्रवृत्ति यही कहती है कि सबसे पहले 1 रखना है, तो हम अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से चले तो 1 रख दिए। ठीक है, अब तो आप कहेंगे मेरी प्रवृत्ति नहीं कहती कि हम कहेंगे -5 रख दीजिए, लेकिन ज्यादातर गिनती 1 से चालू होता है तो हम 1 ही रखेंगे ना। तो ये हो जाएगा 1 + 7, तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, लेकिन आना कितना चाहिए, 3। अब यहाँ 2 रखिए, तो जब आप 2 रखेंगे 2 + 2 + 7 = 9, लेकिन आना कितना चाहिए, 3। तो यही हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे कि प्लस में रखने से कभी भी आएगा ही नहीं। क्यों, हर बार वो दाएं पक्ष से ज्यादा हो जा रहा है, तो अगर वो दाएं पक्ष से ज्यादा हो रहा है तो प्लस में वैल्यू देने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम लोग माइनस में वैल्यू देना स्टार्ट करेंगे। ये हमने देखकर और ऑब्जर्व करके ये चीजें डिसाइड की कि -1 रखना चाहिए। तो यहाँ -1 रखेंगे तो -1 + 7 तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, लेकिन अभी भी नहीं आया, 3। ठीक है, अब -2 रखकर चेक कर लेते हैं। तो -2 जैसे ही हमने रखा तो -2 + 7 = what, ये हो जाएगा 7 में से 2 यहाँ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, तो ये 3 हो गया। देखिए अब आप -3 रखिए, तो जब आप -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 7, तो ये हो जाएगा 4, जबकि आना कितना चाहिए, 3। तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। तो जैसे ही आप यहाँ -4 रखोगे ना, तो देखो आप शायद अपना आंसर पा जाओगे। तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब इस समीकरण को कौन संतुष्ट कर रहा है, x बराबर -4 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, जो कि इस समीकरण का क्या है, हल है। तो आइए यहाँ पर हम उस कहानी को लिख देते हैं। अतः x बराबर -4 समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को संतुष्ट करता है तथा x बराबर -4 समीकरण का हल है, समीकरण का हल। ठीक है, अब देखिए, अब ये मेथड हम सीख रहे हैं कि किस तरीके से त्रुटि एवं प्रयत्न विधि से हम लोग इसको निकालेंगे। एक और विधि है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसमें आप x की वैल्यू रखेंगे, फिर आपको माइनस में भी सोचना होगा, प्लस में भी सोचना होगा, कभी कभी हो सकता है आपको अपॉन में भी सोचना पड़े, तो बड़ा झमेला है। तो एक और बढ़िया विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे, वो विधि है तराजू मेथड। मैं कहता हूँ, इसके लिए कोई पर्टिकुलर किताब में नाम तो नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैंने इसको तराजू मेथड नाम दे दिया, क्योंकि तराजू से ही सीखेंगे हम लोग ये कैसे होता है। ठीक है, तो रेखीय समीकरण को हल करने की उपयुक्त विधि, उपयुक्त मतलब होता है और अच्छी विधि। ठीक है, इससे कंफ्यूजन ना होइएगा।
और आगे चलकर हम इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और हो सकता है 7th में आप एक और मेथड सीखें, वही मेथड आपको जिंदगी भर अपनाना है। ये मेथड भी आप हमेशा नहीं अपनाएंगे, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। क्यों, कई जगह आपको इक्वेशन सॉल्व करते हुए इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसको मैं तराजू मेथड्स बोलता हूँ। तो क्यों बोलता हूँ ये समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास तराजू की 2 प्लेटें हैं। कितनी प्लेटें हैं? 2 प्लेटें। आप सामान या कभी कबाड़ में कबाड़ी के सामने कबाड़ अगर आप बेचे होंगे तो आप पाए होंगे कि इस तरीके की 2 प्लेट्स होती हैं। इस वाली प्लेट में वो कुछ वस्तु रख देता है और इस वाली प्लेट में वो बाट को रख देता है। ठीक है, ये मेरा बाट है, तो इससे थोड़ा सा ड्राइंग खराब है तो थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो इस तरीके से रखता है। देखिए, अब अगर आप चलें तो समझिएगा, इस तराजू को मैंने ऐसे पकड़ लिया। अगर दोनों तराजू बैलेंस है तो इस साइड अगर हम 3 किलो निकालें या 3 किलो ऐड कर दें तो ये वाला पलड़ा भारी हो जाएगा ना। चलिए कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। मैं ड्राइंग बनाकर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, तराजू एक बैलेंस तराजू एक संतुलित समीकरण की तरह होता है, ठीक है। जो काम तराजू में कर सकते हैं सेम काम वही आप समीकरण में भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर मान लेते हैं x कोई वस्तु है और 9, यहाँ पर उसका वैल्यू 9 है, मतलब उसका मान 9 के बराबर है, मतलब x का मान 9 के बराबर है तो तराजू बैलेंस्ड है। तो जब तराजू बैलेंस्ड है, अब हमारे दिमाग में थोड़ा सा खुराफात सूझी। क्या खुराफात सूझी, चलिए सोचते हैं। हमने क्या किया, हमने इस तराजू में हमने क्या किया, एक बार सीख लेंगे तो आप किसी को सिखा भी सकते हैं और आपकी जिंदगी भर काम देगा। इसलिए थोड़ा सा आप समय लगा देंगे तो ये आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, ठीक है। आपको उसकी पूरी जड़ें पता होंगी कि वो कहाँ से क्या कैसे है, ठीक है। तो अगर सुनिए, ये x है और इसमें हम 3 किलो बढ़ा दें और यहाँ से कोई इसको पकड़ा है और ये 9 है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो ये ऊपर जो दंडी है या दंड बोल सकते हैं, डंडा बोल सकते हैं, वो कुछ इस शेप का हो जाएगा। क्योंकि इधर भार बढ़ेगा तो ये एक तरफ टेढ़ा हो जाएगा। तो एक तरफ टेढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तराजू कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से ये तराजू हो जाएगा। देखिए, जब इधर आप अभी बैलेंस था, इधर आपने 3 किलो बढ़ा दिया, तो जब आप 3 किलो बढ़ाए तो इधर ये एक तरह झुक गया, टेढ़ा हो गया। अब पुनः इस तराजू को अगर बैलेंस करना है तो इधर भी हमको 3 किलो बढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इधर 3 किलो बढ़ाएंगे ना, तो ये तराजू क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्योंकि उसका ये इधर भी 3 किलो और इधर भी 3 किलो, पहले दोनों बराबर थे, तो एक ही तरफ अगर 3 किलो रखे तो एक तरफ झुक गया, और जब एक तरफ झुक गया तो उधर क्या, उधर बार हल्का हो गया तो वो अपनी जगह से उठ गया। तो अगर दोनों को बैलेंस करना है, मतलब एक सीधी रेखा में लाना है उस डंडे को, तो आपको क्या करना होगा, आपको उधर भी 3 किलो बढ़ाना होगा। तो चलिए हम बढ़ा देते हैं 3 किलो। ये डेली लाइफ में आप खुद ही देखते होंगे, प्रैक्टिस की बात है। जब आप सामान लेने जाते होंगे, गेहूँ चावल कुछ बेचने जाते होंगे, तो आपको खुद ही वो चीजें दिखती होंगी। तो वहीं से ऑब्जर्व करके ये चीजें ली गई हैं आपके समीकरण के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x+3 और इधर हो जाएगा 9+3। मतलब अब इस समीकरण का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा x+3 = 9+3, यानी x+3 = 9, 10, 11, 12। इस तरीके से ये अब नया समीकरण होगा जो बैलेंस होगा। दोनों तरफ हमने 3-3 किलो क्या किया, बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा इससे हम आपको समझाना क्या चाहते हैं, तो थोड़ी देर बने रहिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि इससे हम क्या समझाना चाहते हैं। अच्छा, अभी हमने 3 किलो जोड़ा भैया। अब एक काम करें, हम 3 किलो यहाँ से निकाल लें।
तो 3 किलो हम निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं x और 9 थी, x की क्वांटिटी इधर x थी, अभी हमने जोड़ा था, और इधर 9 थी। अब हम क्या करते हैं, इधर से 3 किलो निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम निकालेंगे तो ये पलड़ा आपका हल्का हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा। ये पलड़ा हल्का हुआ तो ये कुछ इस तरीके का शेप ले लेगा। अब क्योंकि आपने निकाला है तो x माइनस 3 क्या हो गया, x माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा, ये 9 ही रहेगा, तो ये थोड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा उड़ गया ना अपनी जगह से, तो ये थोड़ा भारी हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए भैया 3 किलो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। अगर x में नहीं समझ आना तो थोड़ा ऐसे समझ लीजिए, 6 किलो है दोनों तरफ, इधर से 3 किलो निकाले तो जाहिर सी बात है ये वाला जुट जाएगा, तो इधर से भी तो 3 किलो निकालना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो सिंपल वही चीज है। ठीक है, तो इधर से भी हम 3 किलो निकालना है, तो 3 किलो जैसे ही हम इधर से निकालेंगे, हम इधर बना दे रहे हैं, इसको भी और काम में लेंगे हम। ठीक है, तो जैसे ही हम इधर से भी 3 किलो निकालेंगे तुरंत ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। तो निकालते हैं 3 किलो। क्योंकि मुझे चीजों को पढ़ाने और आपको समझाने में बहुत मजा आता है, इसीलिए मुझे ये खेल लगता है। आपको लग रहा होगा ये मेहनत है, लेकिन ये मेरे लिए खेल है, क्योंकि मुझे मजा बहुत आता है इन सब चीजों में। तो x माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस 3। ठीक है, चीजों को जड़ से जानना मेरी आदत है। तो ये हो जाएगा। अब समीकरण क्या होता है, x माइनस 3 बराबर हो गया, तुरंत बराबर कर लीजिए 9 माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। ये आपको उसी समीकरण का नया रूप मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक बार जोड़ लिया, एक बार घटा लिया, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, गुणा भी करके देख लेते हैं। तो अगर इस वाली क्वांटिटी का 3 गुना कर देंगे तो अगेन ये खुद झुक जाएगा। तो चलिए 3 गुना करिए इस क्वांटिटी का, तो 3 गुना करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से झुकेगा ना इधर वाला पार्ट, क्योंकि 3 गुना कर रहे हैं भैया, बढ़ा रहे हैं। 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, तो ये 3x हो गया, और ये इसमें तो हमने कुछ नहीं किया, तो ये भैया यहाँ से पकड़ने वाला ये एक तरफ जो है झुक जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 9 ही है। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो हमको 3 गुना इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, हम इसी में रफ करके कर दे रहे हैं। देखिए, तो जैसे ही हम 3 गुना इधर भी बढ़ाएंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा ये 3x, और ये हो जाएगा 9 इंटू 3। अब तराजू बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जो काम आपने इधर किया वही काम इधर भी किया। अच्छा नहीं समझ में आया, जरा ऐसे समझिए, 6 किलो दोनों तरफ है, 6 त्रिक 18 किलो इधर भी कर दिया, तो 6 त्रिक 18 इधर भार हो जाएगा, और तो हमें 3 गुना इधर भी करना पड़ेगा ना, तो 6 त्रिक 18 तो इधर दोनों बैलेंस होगा। तो उसी स्थिति में ये भी है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करिए। तो जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये देगा 3x इज इक्वल टू 9 त्रिक 27। तो यही आपको इस समीकरण का एक नया रूप। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली जैसे ही हमने इसको क्या किया, 3 गुना किया था, तो हम इसका तिहाई भाग भी तो कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसका तिहाई भाग करेंगे तो फिर यही स्थिति बन जाएगी, ये पार्ट आपका हल्का हो जाएगा और ये पार्ट आपका भारी हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए अगर आप इसमें 3 भाग किए हैं, इसमें अगर x का यहाँ आपने तिहाई भाग किया है, तो यहाँ भी आपको इसका तिहाई भाग करना होगा। तो अब आपको एक नया समीकरण मिल जाएगा, क्या मिलेगा, x/3 इज इक्वल टू 9/3। तो ये सारी राम कहानी बताने का बस मेरा एक मतलब था कि अगर आप सेम संख्या से किसी समीकरण के दोनों पक्ष में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं, तो समीकरण का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब समीकरण बदलता नहीं है। तो इधर देखिए, अब यही कहानी को हम लिख देंगे, और ये चीज हमें बहुत हेल्प करेगी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक हमारा निकला, यदि किसी समीकरण में, कोई भी समीकरण हो, जरूरी नहीं वो रैखिक ही समीकरण हो, यदि किसी समीकरण में समान संख्या
यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में, यदि किसी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ते कॉमा घटाते, देखिए जोड़े और घटाए थे ना, तो तराजू का जो हाल हुआ तो वहां से रिलेट कर दिए इस चीज को, जोड़ते घटाते गुणा एवं शून्योत्तर समान संख्या। शून्योत्तर मतलब क्या होता है, ये क्या नया टर्म है, शून्योत्तर मतलब होता है शून्य नहीं, क्योंकि जीरो से भाग नहीं दे पाएंगे आप, याद करिए जीरो से भाग संभव ही नहीं है, ठीक है। शून्योत्तर समान संख्या, शून्योत्तर का मतलब जो जीरो ना हो, शून्योत्तर समान संख्या से भाग देने पर समीकरण का मान नहीं बदलता, समीकरण का मान नहीं बदलता। अब इसी चीज का यूज हम लोग किसी भी समीकरण को सॉल्व करने को लिए करेंगे। आप सुनिए, ये जो चीज आपको हमने बताया ना, ये सब सिद्धियां होती हैं, ये मतलब एग्जाम्पशन होते हैं, इनका कोई प्रूफ नहीं होता कि प्रूफ करके बताइए, ये डेली लाइफ से रिलेट करते हैं और देख कर तब इन चीजों का प्रूफ पाते हैं। जैसे यूक्लिड ज्यामिति में बताते हैं ना यूक्लिड जी की कुछ चीज, अगर दो चीजें बराबर हैं तो दो चीजें अगर किसी अन्य वस्तु के बराबर हैं तो वो आपस में बराबर होंगे। कैसे, जैसे एक ही वस्तु है, दो वस्तुएं बराबर हैं और वो किसी अन्य वस्तु के बराबर है तो वस्तु भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो इसकी कोई सिद्धि नहीं होती, ये जो है डेली लाइफ से रिलेट करके लिया जाता है, जिसे हम एग्जाम्पशन कहते हैं या कहते हैं सिद्धियां, ठीक है। अब आइए इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कोई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे और अगले पार्ट में हम लोग इसका पूरा फुल डिटेल क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड से। जैसे देख लेते हैं x + 3 = 9, ठीक है। ये रेखीय समीकरण है, इसको हल करना है। अब तराजू के पलड़े से रिलेट करिए, तो अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो इधर 3 किलो बड़ा है तो इधर 3 किलो हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इधर 3 किलो हटाएंगे, ये वाला तराजू तुरंत क्या होगा, भारी हो जाएगा, इधर की ओर झुक जाएगा क्योंकि इधर हल्का हो चुका है भाई। तो हमको उसको बैलेंस रखने के लिए हमारी मजबूरी है कि इधर से भी 3 किलो हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्या, नहीं सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर ये x + 3 है तो ये पहले तो ऐसे ही था ना, फिर इधर से 3 किलो हटाए और तराजू को बैलेंस रखने के लिए इधर से भी 3 किलो हटाना पड़ेगा। तो x प्लस हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा x = 6। तो इस तरीके से आप x का मान इस विधि से भी निकाल सकते हैं, जिसे मैं तराजू मेथड भी कहता हूँ। आगे वीडियो में हम लोग इस पर डिटेल क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारे। 11.1 एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है, 11A जो आपकी बुक है क्लास 6 की, यूपी बोर्ड गवर्नमेंट वाली, उस पर ये डिटेल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।